इससे पहले हमने अपने न्यूमेरिकल्स देखे थे इससे पहले वाले सेक्शन में, ठीक है। अब इस सेक्शन में हमें यह देखना है, आपको बता भी देता टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ताप का प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर प्रभाव, कि ताप किस प्रकार से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर प्रभाव डालता है। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर। तो हम एक एक करके हम देखेंगे। तो हमारे पास देखो बच्चों 3 प्रकार के हमारे पास क्या है, और ये सब चीज़ें कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें पता होने के लिए हमें वो 3-4 जो हमने फॉर्मूले पढ़े, वो चारों फॉर्मूले हमारे दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि तभी हम संबंध बता सकते हैं। कौन कौन सी पर दोबारा लिख देती हूँ, और मैं हर क्लास में बार बार लिख रही हूँ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। R बराबर ml ne² tau A, या R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, और रो इज इक्वल्स टू m अपॉन ne² tau। ये 3 फॉर्मूले हमारे पास। अब इसी के आधार पर हम क्या देखेंगे कि किस प्रकार से चालक में कुचालक में भी हम स्थिति देखेंगे, लेकिन कुचालक की स्थिति बच्चों, क्योंकि उसमें यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जिस जिस पदार्थ में है उसी की बात करेंगे हम। अब आपको पता है चालक कंडक्टर्स में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए उसकी बात करेंगे, उस पर आपका प्रभाव देखेंगे हम। दूसरे हमारे आ गए सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक, जो आप आगे आप पढ़ोगे इसमें 12th में। अर्धचालक देखो बच्चों क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, तो अर्धचालक होते हैं, आधे चालक होते हैं। क्यों होते हैं आधे चालक, कि इनमें क्या की जाती है, कुछ इम्प्योरिटी डाल दी जाती है, ताकि इन्हें हम अपने हिसाब से, अपने प्रकार से, कि ना ये इतने अधिक चालक हो कि एकदम से क्या लगे, इतना ज्यादा कंडक्टिव हो कि इन्हें पकड़ते ही बहुत तेज गर्म लगे, या इन बहुत तेज धारा बह रही है तो बहुत ज्यादा एकदम से करंट लग जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, डोप किया जाता है, इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है। और जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालकों के। इसके बाद देखेंगे हम अपने मिश्र धातु। इसके बाद क्या देखेंगे बच्चों, हम अपने मिश्र धातु देखेंगे। मिश्र धातु जिनको कि हम क्या कहते हैं, अलॉयज कहते हैं। अलॉयज क्या होते हैं बच्चों, जो इनमें कि एक से ज्यादा बहुत सारे धातुओं को मिलाकर, जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया, ये सारे कैसे हमारे स्टील हो गया, इनमें क्या किया जाता है, बहुत सारी धातुओं को मिला के एक जैसा हम अपनी इच्छा के अनुसार धातु का निर्माण करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो कई धातुओं से मिलकर बनी होती है। कैसे धातु कहलाते हैं, मिश्र धातु कहलाते हैं। तो इन सब पर हम क्या देखेंगे, इन सभी प्रकार के पदार्थों पर ताप का प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखना है हमें। अब सबसे पहला हमारा क्या है, चालक के लिए। सबसे पहले किसके लिए देखना है हमें, चालक के लिए। देखो बच्चों अच्छे से समझना है इसे। अब इसमें हमने क्या करा, सबसे पहली चीज कि हमने टेम्परेचर को क्या करा, बढ़ाया। टेम्परेचर क्या करा, इंक्रीज करा। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, अब वो कैसे चालक है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से अधिक है, चालन करते हैं वो, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो अब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या असर होगा वो हम देखते हैं। क्या असर पड़ेगा, अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, लगातार क्या कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो ऊष्मीय ऊर्जा क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे। ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करने से क्या हो जाएगा, वो और अधिक क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा सक्रिय हो गए कि वो बहुत तेज तेज क्या करने लगे, गति कर, पहले ऐसे धीरे धीरे इस तरह से गति कर रहे थे, लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण कर ली उन्होंने, और ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा वो बहुत तेज गति करने लगे, उनकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। अब उनकी स्पीड इतनी बढ़ गई कि अब वो बहुत तेजी से गति, यादृच्छिक गति करने लग गए। अब यादृच्छिक गति करने लगे बहुत तेज तेज, तो उसकी वजह से क्या असर होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जाके इस एटम से, यहाँ बताया था आपको, उनको क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव जो एटम है यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, कर्नल। यहाँ इसे टकराए फिर इसे टकराए, और इनके बीच जो थोड़ी देर की क्या करता है, बैठ जाता है, आराम करता है, भाई थोड़ी थक गया हूँ मैं, इतनी देर तक लगातार टक्कर कर रहा हूँ मैं,
कोलिजन कर रहा हो, थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाता है। तो थोड़ी देर जो बैठ जाता है आराम करने के लिए, उसमें जो टाइम लेता है वो हमारा क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। तो यहाँ पर जब वो बहुत तेज गति कर रहे हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, बहुत अधिक वेग से गति कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो उनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने का टाइम भी क्या मिलेगा, बहुत कम मिलता है। इट मीन्स जब हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, बहुत तेजी से गति करने लगे उसमें ऊर्जा ग्रहण करके। अब जब ये बहुत तेजी से यादृच्छिक गति करने लग गए या कोलिजन्स होने लग गए इनमें, तो जिसके कारण जो हमारे पास समय है टॉ, वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अब जितनी बार ये क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि हो रही है। क्लियर? तब ऐसी स्थिति में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है यहाँ पे, कि टॉ जो है, रिलैक्सेशन टाइम जो है, वो क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। अब जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर जो रेसिस्टिविटी होगी उसकी, जब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है और प्रतिरोधकता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जब बहुत कम समय मिल रहा है उन्हें रेस्ट करने के लिए, बहुत कम समय मिल रहा है, इट मीन्स कि प्रतिरोधकता क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ से देखो रिलेशन से पता चल रहा है, जब टॉ कम होगा तो आर क्या होगा, बढ़ जाएगा, जब टॉ कम होगा तो रो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए आपके पास ये रिलेशन लिखी थी हमने, जब हमारे पास टॉ की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, कब हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आया कि आर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और रो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो जब टेम्परेचर बढ़ाने पर हमने क्या देखा, टॉ क्या हो गया, विश्रांति काल कम हो गया, और प्रतिरोध व प्रतिरोधकता क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर? अब इसी तरह से इसका जो दूसरा घटक है हमारे पास, जो दूसरा कारक है, ये कारक ये है, ये कारक ये है। अब इसी चीज को दूसरे कारक के साथ देखते हैं। हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, इंक्रीज करा। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों होगी वृद्धि, जब वो ऊष्मीय ऊर्जा क्या करा, उन्होंने ग्रहण करी, तो उनका ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करने पर क्या हो रहा है, उनका आयनीकरण होने लग गया, एटम्स का क्या हो गया, आयनीकरण हो गया। आयनीकरण होने पर और भी ज्यादा क्या हो रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग गए। आयनी जब क्या करते हैं, वो ऊष्मीय ऊर्जा उन्होंने ग्रहण कर ली, तो उनका आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रहण कर ली उन्होंने। आयोनाइजेशन एनर्जी के द्वारा उनका क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, आयनीकरण हो गया। तो और आयनीकरण से क्या हो गया, केमिस्ट्री में पढ़ चुके, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बाहर निकल रहे हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जब आयनीकरण के द्वारा बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि होने लगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने लगी। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जब वृद्धि होगी, तो अब यहाँ पे आ जाओ फॉर्मूले में, तो आर और रो में क्या होगी, कमी होगी। इट मीन्स, तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गया कि आर तो कम होगा और रो भी क्या होगा, कम होगा। आ रही बात समझ में? जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉनों ने, मुक्त इलेक्ट्रॉनों ने ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करी। ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करने पर अब हमें टॉ वाला कारक देख रहे, विश्रांति काल वाला कारक। इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी कोलिजन हो रहा है, तो इन्हें आराम करने के लिए टाइम बहुत कम मिल रहा है, जिसके कारण विश्रांति काल क्या हो गया, धीरे धीरे कम होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। अब ये डिक्रीज हो रहा है, तो इन दोनों समीकरणों के अनुसार आर और रो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरह से हमने दूसरे कारक में भी ये कंडीशन देखी। तो अब इसमें देखा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो आयनीकरण स्टार्ट हो जाता है एटम का, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं। इट मीन्स मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन क्या हो गई, बढ़ने लग गई। अब वापस हमने इन दोनों फॉर्मूलेस में आए, तो हमने देखा कि आर और रो तो क्या होंगे, डिक्रीज हो रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन हमारी
टेम्परेचर इंक्रीज किया और दोनों में अलग अलग हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, तो इनमें से कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट कौन सा मिलता है हमें। अब इसलिए कौन सा रिजल्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक चालक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि चालक में पहले से ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से ही बहुत अधिक होती है। ये पहली बात बता दी आपको, क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से ही बहुत अधिक होती है। कितने होते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, इतने आयतन में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये बहुत अधिक है। अब इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इतनी अधिक संख्या में होते हैं कि आयनीकरण के कारण इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में यदि और वृद्धि हो भी जाए तो उसका कोई इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई चीज आपको पता है कि पहले से ही वो क्या है, आपकी बहुत ज्यादा है, यहाँ तक भरा पानी आपने लिया, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, आपने उसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया तो भी क्या हो रहा है, इतना अधिक फर्क नहीं पड़ रहा कि हाँ भाई ये इतना लेवल इसका इतना ज्यादा था, थोड़ा सा और डाल दिया तो बस थोड़ा सा ऊपर तक आ गया ये। क्लियर? इट मीन्स कि क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से ही इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पे आयनीकरण के कारण अगर हम ये कारक कंसिडर करें तो जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो उसका कोई इतना अधिक प्रभाव नहीं होता। तो इन दोनों कारकों में से कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण होता है, कौन सा कारक प्रभावशील होता है, ये कारक क्या होता है, प्रभावशील होता है। इट मीन्स ये डोमिनेंट होता है हमारा। कौन सा कारक डोमिनेंट हो जाता है, ये वाला कारक, कि इसका प्रभाव इतना अधिक होता है कि ये दब जाता है, इसके प्रभाव को कंसिडर ही नहीं किया जाता, इसके प्रभाव को ही कंसिडर किया जाता है, इसका प्रभाव इसके ऊपर ये इनका जो प्रभाव पड़ रहा है उसका इतना अधिक प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो इसको क्या कर देता है, दबा देता है, ये सिग्निफिकेंट ही नहीं रहता। हमारे पास सिग्निफिकेंट कौन सा रहता है, प्रभावशील कौन सा होता है, ये वाला कारक होता है। तो इसके लिए हम कौन सी कारक को कंसिडर करते हैं, इस कारक को कंसिडर करते हैं चालक के लिए। क्लियर है बच्चों? इट मीन अगर हम यहाँ पर किस किस के मध्य ग्राफ बनाए, सपोज हमने कॉपर लिया है, कॉपर के लिए अगर हम आर और रो का किसके साथ ग्राफ बनाए, टेम्परेचर के साथ बनाए ग्राफ, तो हमारा इस तरह से ग्राफ आता है। देखो बच्चों ग्राफ कैसे आता है, अब हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आर और रो में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आर और रो, टेम्परेचर बढ़ाने पर आर और रो में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से ग्राफ आएगा। क्लियर है बच्चों? तो यही बात ध्यान में रखनी, दोनों चीज आपको इसलिए बताइए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कौन सा कारक लेंगे, हम ये वाला कारक लेंगे। क्लियर? इसी तरह से एक एक करके अर्धचालक देखेंगे, फिर मिश्र धातु देखेंगे। क्लियर है ये दोनों कंडीशन? ओके। इसके बाद है हमारा अर्धचालक। इसके बाद कौन सी कंडीशन देखनी है, अर्धचालक की। तो ये बच्चों आपको पता है अर्धचालक कैसे होते हैं, जिनमें कि अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छित क्रिया के कारण हम उसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, जिसके कारण उनमें चालकता, चालकता क्या हो जाती है, चालकों की तुलना में क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। क्योंकि हम जरूरी है कि हम हमेशा बहुत ज्यादा ही कंडक्टिविटी चाहते हैं, कहीं कोई चीज ऐसी होती, कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना अधिक धारा ना बहे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो उसके लिए हम कौन से पदार्थ को यूज में लेते हैं, अर्धचालक को। ये तो अर्धचालक क्या होते हैं, वह पदार्थ या वह चालक जिनमें की अशुद्धियों को मिलाकर उनकी चालकता को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। इसको हम बैंड एनर्जी गैप से भी समझ सकते हैं कि वैलेंस बैंड और संयोजक बंध व चालन बंध होते हैं हमारे पास। उन दोनों की चालक के लिए तो क्या, उन दोनों के मध्य गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, चालन बैंड से संयोजक बैंड में। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है, उनके बीच जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अब वो बहुत जल्दी नहीं जा रहे, उनको क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है जाने में। क्लियर? तो अब यहाँ पे हमें केवल अर्धचालक की बात कर रहे हैं। अब इसमें भी वही दो कंडीशन लेंगे, दोनों कारकों को देखेंगे हम। क्लियर? सबसे पहला कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर
इंक्रीज कर रहे हैं हम। तो अब सबसे पहले कौन सा कारक देख रहे हैं? अर्धचालक है हमारे पास। अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो अर्धचालकों में क्या है यहाँ पे हमारे पास? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य, बहुत ही कम है, नाम मात्र की है। क्लियर? तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, जिसके कारण ताप में वृद्धि करने पर n के मान में एकदम से क्या होती है? वृद्धि होती है। n के मान में क्या हो रही है? एकदम से वृद्धि होती है। क्लियर? पहले तो इनकी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ना के बराबर थी, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो इसकी संख्या में एकदम से वृद्धि हो गई। अब n की में एकदम से जब वृद्धि होगी तो r और रो में क्या प्रभाव पड़ेगा? r व रो क्या होंगे? जब ये इंक्रीज होगा तो r में क्या होगा? डिक्रीज होगा, रो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो दूसरी चीज कि यहाँ पर जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो आप पढ़ चुके हो, टॉ में क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। टॉ क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब जब यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से ही इतने कम है तो उनमें जो कोलिजन हो रहा है वो अगर कम भी हो जाए, ठीक है, तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टॉ डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण हमारे पास r इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और रो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कारक ज्यादा प्रभावशील होगा। देखो कौन सा कारक इसमें प्रभावशील होगा और कौन सा कारक इसमें प्रभावशील नहीं होगा। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? दोनों कारक देखे हमने कि टेम्परेचर जब हमने क्या करा? इंक्रीज करा तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? पहले से इसमें नगण्य है। जब हमने क्या करा? टेम्परेचर इंक्रीज करा तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एकदम से वृद्धि हो गई। अब एकदम से वृद्धि हो रही तो इन दोनों फॉर्मूले के अनुसार r में भी डिक्रीज हो रहा है, रो में भी डिक्रीज हो रहा है। दूसरा कारक हमने देखा टेम्परेचर बढ़ाने पे टॉ क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्लियर? और टॉ डिक्रीज हो रहा है, r क्या होगा? इंक्रीज होगा, रो भी इंक्रीज होगा। अब इन दोनों में से कौन सा कारक डोमिनेंट होगा? कौन किसको दबा देगा? कौन सा कारक को हम प्रभावहीन मानेंगे? कौन से कारक को मानेंगे? देखो बच्चों, ये होगा हमारा, ये वाला जो कारक है ये प्रभावहीन होगा और ये वाला जो होगा ये डोमिनेंट होगा। क्यों इसको डोमिनेंट बोल रहे हैं हम? ये वाला प्रभावशील क्यों होगा? देखो क्यों होगा ये कारक प्रभावशील? क्योंकि जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? पहले से ही बहुत कम है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होगा? इसके विश्रांति काल में इतना कम तो हो रहा है लेकिन इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से ही कम है। जब हम उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर देखें तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम मिल रहा है हमें। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इतना कम मिल रहा है तो उसके कारण r और रो में भी जो प्रभाव होगा वो नगण्य होगा, ना के बराबर होगा। इट मीन्स कि ये वाला कंडीशन क्या होगा? प्रभावहीन होगी। बल्कि इसके, क्योंकि पहले तो बिल्कुल बहुत नाम मात्र इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे में टेम्परेचर बढ़ा है तो एकदम से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़े तो उसका प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। क्या जैसे टाइम एकदम से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, प्रत्येकांक आयतन, वैसे r और रो क्या हो गए? कम हो गए। लेकिन इसके मान में क्या हो रहा है? बहुत धीमा धीमा, बहुत ही नाम मात्र का परिवर्तन हो रहा है, बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से ही कम है तो टॉ के मान में इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही, जिसके कारण r और रो को कंसीडर हम नहीं करते। इसलिए अर्धचालकों के लिए इसको हम कंसीडर करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस कारक को क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है। क्लियर? और अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ हमारा कैसे आएगा? r और
रो के बीच में टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाए, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रही है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आर और रो में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्लियर? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया हमने तो आर और रो में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्लियर बच्चों? ये इसका ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं या फिर हम इस तरह से भी बना सकते हैं। क्लियर? दोनों में से किसी भी तरीके से इसका ग्राफ बन सकता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा अर्धचालकों के लिए। अब इसी तरह से हम किसके लिए ले लेते हैं, तीसरा है हमारा अलॉय के लिए। अलॉय देखो कुछ ऐसे स्पेशल पदार्थ होते हैं जिनको कि हम यूज में लेते हैं, जो जिसको कि हम चाहते हैं कि हाँ भाई हमें ये ऐसा पदार्थ है जिसमें कि सामान्य प्रकार का व्यवहार शो नहीं करते हैं, जो नॉर्मल बिहेवियर है वो शो नहीं करते हैं, तो उनको हम एज अ कंसिडर करते हैं किसमें, अलॉयज में। तब नॉर्मली इसमें क्या आ जाएंगे आपके, मिश्र धातु। तीसरा क्या हो गया हमारा, मिश्र धातु। मिश्र धातु के लिए अब मिश्र धातु के लिए देखो, अब सबसे पहली चीज तो मिश्र धातु में हम किस किस की बात करते हैं, एक तरह से हम नाइट्रोम की, मैग्नाइम, कांस्टेंटन, ये ऐसे कुछ अलॉयज हैं जो कि एक विशेष प्रकार की क्या रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं। और ये आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोम को हम मोस्टली किस में यूज करते हैं कि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण क्या होती है कि हम आसानी से हीटर जो होता है उसमें कौन सा वायर लगा होता है, नाइट्रोम का लगा होता है, कि उसमें चाहे हम कितनी भी करंट फ्लो करें आसानी से करंट वो फ्लो होने देता है, उसकी प्रतिरोधकता वो क्या करता है, कम बनाए रखता है। तो वही स्पेशल अलॉयज है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर भी वही सेम दो कंडीशन कारक ले लेते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एक इस कारक के लिए और दूसरे कारक के लिए। अब इसमें तो देखो हमें दोनों कारक देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हम कह सकते हैं कि ना ये एक ऐसे मिश्र धातु होते हैं, नाइट्रोम, मैग्नाइम, कांस्टेंटन, ये ऐसे मिश्र धातु होते हैं जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, अभी आपको पता है कि चाहे हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएं, इनकी आर और रो में कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता। ये कैसे रहते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं, इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन या इन पर कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रभाव देखा नहीं जाता। कि हम ये ऐसे मिश्र धातु हैं कि जिनमें हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी रेसिस्टेंस और रो में कोई रेसिस्टिविटी में कोई भी चेंजेस या कोई भी प्रभाव देखा नहीं जाता। इसलिए हमें जहाँ पर हम चाहते हैं कि हम टेम्परेचर चाहे कितना ही बढ़ा दें, कि हम चाहते हैं कि हमारे मैक्सिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम करंट चाहते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे पदार्थ मिश्र धातु यूज करते हैं, इन सबको यूज करते हैं। जहाँ पे हम चाहते हैं कि रेसिस्टेंस के पर कोई प्रभाव ना पड़े, रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, तो वहाँ पे ऐसे पदार्थों में मिश्र धातु को यूज में लेते हैं। तो अगर इन तीनों में से चाहे कैसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए या कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इन तीनों पर अगर प्रभाव पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे। सबसे पहला तो चालकों के लिए कौन सा घटक होगा, विश्रांति काल होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विश्रांति काल क्या होगा, कम होगा। विश्रांति काल कम होगा तो आर और रो क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पर चालकों की प्रतिरोध व प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर। दूसरी चीज, अर्धचालकों के लिए कौन सा कारक देखेंगे हम, एन देखेंगे। कौन सा कारक देखेंगे, एन कारक देखेंगे। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण आर और रो में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आर और रो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालकों में ताप में वृद्धि करने पर उनका प्रतिरोध व प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तथा मिश्र धातुओं में
टेम्परेचर को चाहे वृद्धि करे, चाहे कितना ही वृद्धि करे उसमें, उनमें किसी भी तरह का कोई प्रभाव देखा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ताप का प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर प्रभाव। इसी तरह से देखो बच्चों, जो नेक्स्ट तो एक एक्सप्रेशन है हमारा कि ताप व प्रतिरोध पर प्रभाव के आधार पर एक टर्म डिफाइन की गई, और वो टर्म क्या है हमारा कि प्रतिरोधकता का ताप गुणांक। ठीक है, कि ताप पर हमने देखा कि प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है, तो इसी के आधार पर क्या निकाला हमने, प्रतिरोधकता का एक ताप गुणांक ज्ञात करा, जिसको कि अल्फा द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, प्रतिरोधकता का ताप गुणांक, या इसको कहीं कहीं लिखा जाता है ऊष्मीय ताप गुणांक। क्या कहा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये गुणांक प्राप्त हो रहे हैं हमें, तो कहीं पे ये भी लिखा रहता है ऊष्मीय ताप गुणांक भी लिखा रहता है, या ऊष्मीय प्रतिरोध गुणांक। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, तो किससे व्यक्त करते हैं हम, अल्फा से। देखो क्या है प्रतिरोधकता ताप गुणांक में, देखो क्या देखना है हमें कि सपोज अब हमने क्या माना कि हमारे पास कोई भी पदार्थ है जिसका कि टेम्परेचर, कोई भी क्या है हमारे पास पदार्थ है जिसका कि टेम्परेचर क्या था हमारे पास, T था। ये अब उसका टेम्परेचर T था, अब हमने उसके टेम्परेचर में क्या करी, वृद्धि करी। टेम्परेचर में वृद्धि करी तो अब उसका टेम्परेचर कितना हो गया, कितनी वृद्धि हो गई उसमें, dt वृद्धि हुई। अब उसका टेम्परेचर कितना हो गया, T प्लस dt हो गया। पहले टेम्परेचर कितना था, T था, वृद्धि करी उसमें तो अब उसका टेम्परेचर T प्लस dt हो गया। ये अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी प्रतिरोध पर भी प्रभाव पड़ेगा। अभी हम पढ़ चुके कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसकी प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ रहा है, देख चुके हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर चालक के प्रतिरोध में क्या हो रही है और रो में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, चालक लिया है। अब हमारा जो ये चालक था उसकी प्रतिरोध में क्या हो रही है, वृद्धि। पहले उसका प्रतिरोध कितना था, R था, उसमें कितनी वृद्धि हो गई, dr वृद्धि हुई। तो अब उसका प्रतिरोध कितना हो गया, R प्लस dr हो गया। अब उसका प्रतिरोध कितना हो गया, R प्लस dr। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें दो इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि जितना उसका प्रतिरोध होगा, जितना कि क्या है उसका प्रतिरोध में कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है। क्लियर, तो प्रतिरोध में जो वृद्धि हो रही है वो किसके ऊपर निर्भर करती है कि ताप में जितनी वृद्धि हम कराएंगे उतना ही उसकी प्रतिरोध में क्या होगी, वृद्धि होगी। इट मीन्स जितना ताप बढ़ेगा, अभी हम रिलेशन देख चुके हैं, ताप में वृद्धि होने पर ही प्रतिरोध में वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ताप में जितनी वृद्धि होगी, ताप में जितनी वृद्धि होगी प्रतिरोध में भी उतनी ही वृद्धि होगी। अर्थात इन दोनों के मध्य कैसा संबंध है, समानुपातिक संबंध। अर्थात dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, dt है। क्लियर, dr किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, dt के। ये तो हो गया हमारी फर्स्ट पॉइंट। अब हम कह रहे हैं कि अगर प्रारंभिक प्रतिरोध जितना अधिक होगा, प्रारंभिक प्रतिरोध जितना अधिक होगा, उसका प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक क्या होगा, बढ़ेगा। कोई वैल्यू हमारे पास बहुत ज्यादा है तो हमें थोड़ा सा भी उसको अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो हमारे पास दूसरी पॉइंट क्या हो गई कि प्रारंभिक प्रतिरोध, जिसको हम किसी भी कर रहे हैं R नॉट से, प्रारंभिक प्रतिरोध R नॉट जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा
प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि भी उतनी ही क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। प्रतिरोध में वृद्धि भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हो रही है, dr हो रही है, तो dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, r0। क्लियर। प्रतिरोध में जितना अधिक, प्रतिरोध में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी, किस पर निर्भर कर रहा है, वो किस पर निर्भर कर रहा है, जितना अधिक हम ताप बढ़ा रहे हैं। और जितना ज्यादा प्रारंभिक प्रतिरोध होगा उतनी ही ज्यादा वो क्या होगी, उसकी प्रतिरोध में वृद्धि होगी। इट मींस dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt और dr क्या है, r0 की भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि dr इज इक्वल्स टू अल्फा r0 dt। आगे कंडीशन कि dr किसके बराबर है, अल्फा r0 dt के, जहां अल्फा क्या कहलाता है हमारा, प्रतिरोधकता, ताप गुणांक कहलाता है। जहां अल्फा क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, या ये गुणांक हमें कब प्राप्त हुआ, जब चालक ने ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करी, तो इसलिए इसको ऊष्मीय प्रतिरोध गुणांक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊष्मीय प्रतिरोध गुणांक भी कहा जाता है। क्लियर। तो अब यहाँ से ऊष्मीय प्रतिरोध गुणांक का मान निकाल लेते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। क्लियर। तो अब हमें क्या कह रहे हैं कि सपोज पहले प्रारंभिक ताप कितना था, R0 था, अब ताप बढ़ के कितना हो गया, RF हो गया। अंतिम ताप कितना, पहले प्रतिरोध कितना था, R0 था प्रारंभिक प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध एट लास्ट अंतिम प्रतिरोध क्या हो गया, RF हो गया। पहले सपोज टेम्परेचर था कितना, TI इनिशियल टेम्परेचर, ताप बढ़ाने अब लास्ट में टेम्परेचर क्या हो गया, TF फाइनल टेम्परेचर। तो अगर हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी कि कुल प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ, हमें इस पूरी प्रक्रिया में कुल प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ, तो इस समीकरण 3 का क्या निकाल रहे हैं हम, कुल प्रतिरोध। तो समीकरण 3 का क्या करेंगे हम, समाकलन कर लेंगे। लिमिट्स हमारे पास नहीं, समाकलन करने पर समीकरण 3 का क्या आ जाएगा हमारे पास मान, इंटीग्रल कहां से, R0 टू RF dr बराबर TI टू TF अल्फा R0 dt। क्लियर। जहां अल्फा को देखो बच्चों क्या माना गया है, अल्फा को क्या माना गया है, एक नियतांक माना गया है। अल्फा को क्या माना गया है, एक नियतांक माना गया है। अतः ये क्योंकि नियतांक है तो ये है तो ताप का घटक, लेकिन इसे अंदर नहीं रखा जा सकता, इसका समाकलन नहीं हो सकता, क्योंकि इसे क्या माना गया है, एक नियतांक माना गया है। तो जब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट RF माइनस R0 इज इक्वल्स टू R0 अल्फा, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, TI टू TF dt दिखाई दे रही है, TI टू TF dt। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमारे पास क्या आ गया मान, क्या आ गई वैल्यू कि RF माइनस R0 इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ गई वैल्यू, R0 अल्फा TF माइनस TI। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया, देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, TI टू TF, वैल्यू क्या आ गई, RF
इज माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा टी एफ माइनस टी आई, या टी एफ माइनस टी आई क्या टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट इधर लेके गए, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, लिख सकते हैं इस तरह से दोनों के डिफरेंस को, अंतर को, या आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और यही है हमारा कि किसी भी चालक में ताप में वृद्धि करने पर हमारे पास जो प्रतिरोध प्राप्त होता है वो किसके समान प्राप्त होता है, प्रारंभिक प्रतिरोध व उसके ताप में जितनी भी वृद्धि हुई है गुणा उसका ऊष्मीय प्रतिरोध गुणांक के बराबर, योग के बराबर प्राप्त होता है। इट मीन्स उसका ऊष्मीय ताप या ऊष्मीय प्रतिरोध गुणांक भी क्या करता है, मैटर करता है, डेल्टा टी पर भी वो क्या करता है, निर्भर करता है। और ये हमारा समीकरण किसके लिए प्राप्त हुआ है, सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ताप किस प्रकार से प्रतिरोध पर निर्भर करता है, उसको समीकरण द्वारा समझाइए या सिद्ध कीजिए। आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर है। क्लियर है बच्चों? हमने एक चालक लिया था, चालक का हमने क्या बोला, टेम्परेचर टी रखा, एकदम से इंक्रीज करा, dt हो गया। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपको पता है कि प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ गया उसका। अब हम उसकी दो इंपॉर्टेंट कंडीशन लेके चले कि जब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके प्रतिरोध में क्या हो रही, वृद्धि हो रही। प्रतिरोध में वृद्धि हम कितनी मान रहे हैं, डी आर वृद्धि हो रही। तो प्रतिरोध में वृद्धि किसके कारण हुई, जब हमने ताप में वृद्धि करी। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध में जितनी अधिक वृद्धि हो, ताप में जितनी अधिक वृद्धि होगी प्रतिरोध में क्या होगी, उतनी अधिक वृद्धि होगी। तो डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, प्रारंभिक प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसमें वृद्धि भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। इन दोनों समीकरणों से हमारे पास कंडीशन क्या हो गई कि डी आर इज इक्वल्स टू समानुपातिक नियतांक लगा लिया हमने, अल्फा आर नॉट dt, जहाँ अल्फा क्या है हमारे पास, प्रतिरोधकता ताप गुणांक या ऊष्मीय प्रतिरोध गुणांक कहलाता है। अब हम कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं कि यदि प्रारंभिक ताप R0 है और ताप में वृद्धि करने पर अंतिम प्रतिरोध क्या हो गया, RF, इनिशियल टेम्परेचर Ti है और फाइनल टेम्परेचर TF है, तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए इसका हमने क्या कर लिया, समाकलन कर लिया। और अल्फा को क्या माना जाता है, नियतांक माना जाता है, तो अल्फा भी हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, समाकलन कर लिया और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि RF इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? ये एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल के आते हैं और पूछा भी जाता है कभी कभी। क्लियर? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।